अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसकी वजह यह है कि कुछ रिसर्च में लगा हुआ था जो हम फ्यूचर के वीडियोस करेंगे उसके बारे में। एक बड़ी ग्रेट गेम हो रही है इस पूरे रीजन के अंदर, और लोग इसको बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक तनाजुल में देख रहे हैं, यानी कि बहुत छोटे उसमें देख रहे हैं कि कोई इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया पाकिस्तान चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट इससे बहुत बड़ा है और इसके बड़े दूरदराज नताइज हैं। ये हम आगे की वीडियोस जब हम सीरीज़ बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये ग्रेट गेम हो सकता है और क्या इसका एंड गेम क्या है तमाम पावर्स का जो इस ग्रेट गेम में इन्वॉल्व है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि क्या इंडिया बहुत सारी मुश्किलात में घिर गया है और क्या ये मुश्किलात इंडिया की बहैसियत एक रियासत के इंडिया के ऊपर ये मुश्किलात आन पड़ी हैं, या इसका जो पैरामीटर है वो किसी एक आदमी के गिर्द घूमता है। मोदी साहब ने अपनी जिंगोइज़म के अंदर आकर एक ऐलान जंग कर दिया और अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और पहलगाम ऑफ कोर्स सबको पता है कि पहलगाम का एक वेरी सैड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद ना आओ देखा ना ताओ, ना किसी को सबूत दिखाए, ना मेरा ख्याल में किसी को क्या सबूत दिखाए, उनके ख़ुद के पास कोई सबूत नहीं आया होगा जब तक उन्होंने ऐलान भी कर दिया, पाकिस्तान को कसूरवार भी ठहरा दिया और जंग के तबल भी बजा दिए, ढोल बजा दिए और जंग छेड़ दी और उसको दे दिया नाम ऑपरेशन सिंदूर का। अब उसके बारे में बड़ी अपबीट किस्म की कहानियाँ कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, पता नहीं घर घर सिंदूर मचाऊंगा। मगर इस जल्दबाजी में और एक नाआक़िबत अंदेशी में जो हरकत की है, यानी विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस जो उन्होंने हरकत की है, उसने मोदी साहब को बहुत मुश्किलात में डाल दिया है और मोदी साहब के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को एक संगीन मुश्किल से दो चार कर दिया। सबसे पहले तो इंडिया ने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो एक यूनिलैटरल फैसला कर लेंगे बग़ैर किसी से मशवरा किए के, बग़ैर किसी को कोई सबूत दिखाए के, और अमेरिका उनका भरपूर साथ दे देगा, तो बहुत ही बुरी तरीके से मायूसी हुई इंडिया को और ख़ास तौर पे मोदी साहब को। मोदी साहब के इलेक्शन आ रहे थे गुजरात में, मोदी जी ने सोचा कि जंग छेड़ देता हूँ, गुजरात के इलेक्शन जीत जाऊँगा, दुनिया तो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमने इतनी तोहमतें लगा दी हैं, वो फ़ौरन हमारी इस बात से एग्री कर जाएंगे और दुनिया जो है ना पाकिस्तान पे लान तान करेगी और हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। पहली बात तो ये पाकिस्तान पे चढ़ नहीं दौड़ सके, वो उनको मूंगी खानी पड़ी और उनको अपने प्राइज पोजेशंस रफ़ेल से हाथ धोने पड़े। और ये कहानी अब तो बहुत पुरानी हो गई, बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया कि उनके जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में बैठ के कह दिया कि हाँ जहाज़ गए हैं हमारे। और उससे पहले भी उनके जो स्पोक्स पर्सन है जो वॉर की ब्रीफिंग देते थे, उन्होंने कहा जंगों में तो नुकसान होते थे, मगर अब तो बाकायदा फ़ौरन सोयल पे बैठ के उनके CDS जनरल अनिल चौहान ने खुल कर कह दिया कि हाँ जी हमने तैयारे गंवाए। कितने गंवाए ये नहीं बताए, बस गंवाए हैं। तो अब समझने वाले वो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये मान नहीं रहे थे, पाकिस्तान सारे सबूत दिखा रहा था और पाकिस्तान ने कहा 5 जहाज़ गिरे हैं, 6 जहाज़ गिरे हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान सही कह रहा है, वाकई 6 जहाज़ गिरे होंगे, बल्कि मेरे ख्याल में तो रफ़ेल की काउंट भी 3 से बढ़ के अब 4 हो गई। तो मोदी साहब जिनके ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे, जिन पे पूरा लीन करके बैठे थे कि उनको सपोर्ट करेंगे, यूएस ने दिया है बड़ा ज़बरदस्त झटका इंडिया को। और वो झटका ये दिया है कि अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आपने रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं किए तो हम 500% टैरिफ्स आपके ऊपर स्लैब करेंगे। अब इंडिया ने रशिया का फ़ायदा उठाया इतने साल और 33% 1/3 प्राइस के ऊपर वो ऑयल ख़रीदते रहे, और उन्होंने अमेरिका को आगे जी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ये करें वो करें, नॉट रियलाइजिंग कि एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी जो अमेरिका फर्स्ट
और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ अपनी पूरी कैंपेन चला रहे थे। और उनका ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मैं चाय वाय पिलाऊंगा उनको अपनी बना के और गले वले मिल लूँगा, जो उनकी आदत है, लिपट जाऊँगा और डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मान जाएंगे। वो ऐसा हुआ नहीं और इंडिया अब सख्त मुश्किलात का शिकार होने लगा है, क्योंकि 500% की टैरिफ की धमकी ना सिर्फ दी है बल्कि अपेरेंटली यूएस कांग्रेस में एक बिल जा रहा है इंडिया के पास होने के लिए, जिस पे वो ममालिक जो रशिया से डील कर रहे हैं उन पे 500% की ड्यूटियाँ टैरिफ्स लगेंगे और इंडिया उसमें शामिल है। तो इंडिया आने वाला है बड़ी संगीन मुश्किल में। जो दूसरा पंच पड़ा, ये तो राइट पड़ा हुक, अब एक लेफ्ट पंच भी पड़ा इंडिया को। और लेफ्ट पंच क्या पड़ा इंडिया को कि अमेरिका ने स्टील एल्युमिनियम के ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिए इंडिया के ऊपर, और वो इफेक्टिव हो गए हैं आज से। आज 4 तारीख है, 4 जून है, और आज से वो इफेक्टिव हो गए। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने स्टील और एल्युमिनियम की एक्सपोर्ट्स के ऊपर फातिहा पढ़ ले और भूल जाए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो कम्पीट नहीं कर सकते। जबकि अमेरिका ने यूके के साथ एक ज़बरदस्त डील की है जिसके अंदर स्टील की सप्लाई उन्होंने वहाँ से इंश्योर कर ली है। तो इंडिया तो आ गया मुश्किलात में। एक और जो झटका इंडिया को पड़ा है वो ये पड़ा है कि कनाडा में जो G7 की समिट होने वाली है उसमें नरेंद्र मोदी को जो इनविटेशन दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया। ये इतना बड़ा झटका है इंडिया के लिए, क्योंकि मोदी साहब हर दफ़ा G7 की मीटिंग में अपना वेस्टकोट कॉलर वॉलर ज़बरदस्त कलफ वलफ लगा के कपड़े पहुंच जाते थे और कहते थे कि हम तो इमर्जिंग इकॉनमी है और हम तो अब G7 का पार्ट है, हम तो अब गरीबों से हमारा क्या लेना देना, हम तो बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, ये छोटे लोगों से हमारा क्या ताल्लुक़। तो नरेंद्र मोदी साहब को औकात याद दिला दी G7 ने। और G7 में याद रखें कि 2-3 ममालिक तो ऐसे हैं जिन पे कंप्लीट रिलायंस था इंडिया का। एक तो फ्रांस, जिनसे उन्हें रफ़ेल ख़रीदे और उनको इतने ढोल बजा रहे थे, और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने फ्रांस को अप्रोच किया अगस्टा B सबमरीन्स के अपग्रेड के लिए, तो उन्होंने पाकिस्तान को इनकार कर दिया अपग्रेड करने से, कि ये कह के कि उनसे इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होंगे। ये फ्रांस की उस वक्त की पोजीशन थी। और बाद में हमारे तुर्की भाई, टर्किश ब्रदर्स काम आए और उन्होंने आके सबमरीन की अपग्रेड्स की। तो ये ताल्लुकात थे रफ़ेल गिरने से पहले। रफ़ेल गिरने के बाद अब फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका, ये 3 ममालिक, तीनों इंडिया का सपोर्ट नहीं कर सके। और जयशंकर जी जो हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो अनीता आनंद को पूरी वीकेंड कॉल करते रहे कि किसी तरह मोदी साहब का इनविटेशन रिवाइव हो जाए या मिल जाए। उन्होंने सफ़ा टका ये जवाब दे दिया, जबकि अनीता आनंद साहिबा, ऑल्दो शी इज़ कैनेडियन बट शी हैज़ इंडियन ब्लड इन हर, इंडियन डिसेंडेंसी है, उन्होंने भी झंडी दिखा दी कि जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, हम इनको नहीं बुला सकते। तो ये तो झटका पड़ा उनको अमेरिका से। अब आइए दूसरा झटका जो उनको अपने पक्के एलाई से मिला है, और वो मिला है रूस से। रशिया ट्रेडिशनली इंडिया का एलाई रहा है हमेशा से और बड़े मजबूत ताल्लुकात थे। लगता ये है कि रशियंस को भी अंदाज़ा हो गया कि इंडिया ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, उनका तेल औने पौने पे ख़रीदते रहे और उन्होंने कोई साथ नहीं दिया इंडिया का उनके बुरे वक्त पे। हाँ, ये कहते रहे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में रशिया से तेल ख़रीदेंगे, मगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट में तेल ख़रीदा रशिया से, रशियंस को कोई सपोर्ट नहीं की। और आज रशियंस को एहसास हो रहा है कि हमारे बुरे वक्त में 1/3 कीमत पे हमसे तेल ऐंठ लिया, और आज जो है ना इंडिया को उसी तेल ऐंठने के ऊपर अमेरिका भी लेताड़ रहा है और रशिया भी नाराज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है एक वक्त आता है आदमी को समझ आ जाते कि हमारे साथ हैंड हो गया। दूसरा, रशियन S-400 मिसाइल्स हिट हुए और डिस्ट्रॉय, 2 बैटरियां डिस्ट्रॉय हुई, वो भी JF-17 थंडर और PL-15 मिसाइल्स के इस्तेमाल करते हुए। तो रशिया इंडिया से सख्त नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने रशिया के जो वेपन्स हैं उनको बदनाम किया पूरी दुनिया में कि इनफेक्टिव है। आप सोचिए कि एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि मिसाइल से डिफेंस देने का ज़िम्मेदार हो, वो ख़ुद एक मिसाइल का शिकार हो जाए, तो उसकी क्या इज़्ज़त और क्या औकात रह जाएगी। तो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ ख़राब से लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऊपर से रशिया ने एक और काम किया, रशिया कराची की जो स्टील मिल्स है, जो बहुत अरसे से बंद भी पड़ी हुई है और उसके काफ़ी मखदूश हालात हैं और काफ़ी फाइनेंशियल ट्रबल में,
तो रशिया ने ऑफ़र किया है, ये टॉक्स चल रही हैं रशिया के साथ पाकिस्तान की, और रशिया ने अग्री किया है कि वो स्टील मिल को दोबारा रिवाइव करेंगे। अब याद रहे कि जब ये स्टील मिल बन रही थी बिल्कुल शुरू में, तो उस वक्त भी इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि स्टील ज़ाहिर है पाकिस्तान को अगर स्टील मिल जाए तो बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं, उसके बड़े डिफेंस इम्प्लिकेशंस हैं आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आप तोप बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, हवाई जहाज़ बना रहे हैं, स्टील की इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ के अंदर। तो इंडिया को उस वक्त भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान स्टील मिल से। पर अब इन हालात में जब इंडिया को दाएं बाएं ढूंढता फिर रहा है कि मेरे दोस्त कहाँ हैं, मैं किधर हूँ, तो अकेला खड़ा हूँ, तो रूस ने भी हरी झंडी दिखा दी, बल्कि वो भी आके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो ये था राइट पंच, लेफ्ट पंच और सीधा मुंह पे पंच। ऊपर से जो रही सही कसर थी वो घुटना मारा इंडिया के पेट में चाइना ने। चाइना की जो तमाम ऐप्स थी, और इंडिया ने 2019 के बॉर्डर क्लैश के 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था इंडिया में, जिसमें टिकटॉक है और दूसरी ऐप्स हैं। उसके अलावा उन्होंने चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वह बिल्कुल महदूद कर दी थी इंडिया में, बल्कि इनफैक्ट हुआवे और दूसरी जो वीवो वगैरह जो मोबाइल कंपनियाँ हैं उनके ऊपर इंक्वायरियाँ खोल दी, टैक्स एवेजन की, ये वो फलाना। उसके बाद चाइना ने जो अब रिटेलिएट किया है, जो घुटना मारा है इंडिया के पेट में, वो ये मारा है कि इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट ब्लॉक लगा दिया है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। अब ये रेयर अर्थ मैग्नेट सबको, अगर आपको पता ही होंगे, ये तो चल ही रहा है, मगर जैसे ही रिकैप के लिए अगर किसी को नहीं पता, तो रेयर अर्थ वो मिनरल्स, मेटल्स और मिनरल्स होते हैं जो बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में, मिलियन एंड बिलियन क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और इनके जो मैग्नेट्स हैं या इनकी जो एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और दूसरी चीज़ों में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती हैं, ख़ास तौर पे ईवीज़ के अंदर, कंप्यूटर्स में, एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स में, मिसाइल्स में, डिफेंस में, इनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट। तो चाइना ने उस पर एक्सपोर्ट लगा दिया है कंट्रोल। अब इंडिया की इलेक्ट्रिक जो पूरी व्हीकल इंडस्ट्री है, वो जो ये कंज्यूमर के अंदर वो हिल के रह गए। इंडिया का डिफेंस डिपार्टमेंट अब बौखला गया है कि अब हम क्या करें। अच्छा, ये तो रहा रूस के साथ, और ये पड़ा घुटना मोदी जी को। उसके अलावा जो हुआ है वो ये हुआ है कि नीदरलैंड गए हैं, जो इंडिया के पूरे वफूद अब पूरी दुनिया में दौरा करते फिर रहे हैं और अपना रोना पिटना डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए ज़बानी कलामी बगैर किसी सबूत के जो आहो बुका या ना रोना पिटना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वो नीदरलैंड पहुँचे। नीदरलैंड क्यों पहुँचे? अब उनकी बड़ी अफादियत है, क्योंकि पाकिस्तान नीदरलैंड का चौथा बड़ा गाहक है डिफेंस इक्विपमेंट का, और ख़ास तौर पे जो एवॉक्स हैं वो एक साब कंपनी है, वो एरियाई सिस्टम के एवॉक्स बना के जो पाकिस्तान अब उड़ा रहा है। गालिबन 9 एवॉक्स हैं पाकिस्तान के पास जो अपग्रेडेड भी हैं। अच्छा, उनके पास रोना पिटना लेके पहुँचे कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये है वो है फलाना है, और इनको जो है ना एवॉक्स की सप्लाई, उनके स्पेयर पार्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी रोक दें, ये करते हैं। नीदरलैंड्स ने उनको भी झंडी दिखा दी जयशंकर जी को, और वो बेचारे हिंदी में कहेंगे बड़े निराश होके वहाँ से बेआबरू होके उनके कूचे से भी निकले। अब ये जो सारी कहानियाँ हो रही हैं, ये जो राइट पंच, लेफ़्ट पंच, मुंह पे पंच, पेट में घुटना, उसके बाद झुके तो एक चिन के ऊपर एक और पंच, इन सब का आउटकम क्या है? देखिए, मोदी जी, अमेरिका की तो बात समझ में आती है कि अमेरिका नाराज़ है कि वो कहता है कि जिन के लोगों के, जिन मुल्कों के वो ख़िलाफ़ है, जिनको थ्रेट समझता है, ख़ास तौर पे रशिया को और यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की वजह से। उसके अलावा भी इसका एक छोटा सा ज़ाती बैकग्राउंड भी है, जो मोदी जी की वजह से इंडिया के ऊपर ये उफ्ताद या अताब आया हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी से हटे तो मोदी जी जा रहे थे अमेरिका के दौरे पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी इज़ माय फ्रेंड, वो आएगा, मुझसे ज़रूर मिलेगा, और उसने बड़ा खुश होकर कहा कि जी मोदी मुलाकात करेंगे, मेरा तो बड़ा दोस्त है, चाय वाय पिलाता था मुझे, तो आएगा, ज़रूर मिलेगा। मोदी जी गए अमेरिका और मोदी ने ट्रंप से मिलने से कर दिया इनकार, और सफ़ा झंडी छड़ी दिखा के निकल गए। ट्रंप साहब लगता है कि दिल में वो बात रख के बैठे हुए हैं, एक तो नेशनल इंटरेस्ट जिसके ख़िलाफ़ इंडिया काम कर रहा है, दूसरी बात ये कि आलमी सतह पे टॉप क्लास बेइज्जती हुई इंडिया की,
ये इंडिया को पूरा वेस्ट क्वाड शॉट बना के सोच रहा था कि हम चाइना को चेक करने के लिए और रोकने के लिए, उनके ऊपर बंद बांधने के लिए, ब्लॉक करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल करेंगे। उनको तो लगा इंडिया तो खुद अपनी बिल्ली नहीं बचा पा रहा, तो दूसरे की भैंस क्या उठा के लाएगा। तो इंडिया की इस नाकामी के बाद पूरा मगरिब जो है ना, वो इंडिया से हो गया नाराज़। लगता तो यही है। फ्रांस भी नाराज़ है क्योंकि उसके मशहूर ज़माना रफ़ेल जो 20 साल में कभी नहीं गिरे, जिसको वो पूरी दुनिया में बड़ा फ़ख्र के साथ बेचता फिरता था कि यार मेरे रफ़ेल मेरे रफ़ेल। अब वो मेरे रफ़ेल से हाय मेरे रफ़ेल में तब्दील हो चुका है। चाइना के साथ पंगा लिया, उनका टिकटॉक बंद किया, उनकी मोबाइल कंपनियां और दूसरे उनकी सर्विसेज बंद की। आज चाइना ने एक थोड़ा सा टाइट किया तो वहाँ से चीखें निकल गई। नेदरलैंड्स के साथ वहाँ पे भी मसले मसाइल शुरू हो गए वहाँ, और छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक में जाके इंडिया ये दूसरे छोटे ममालिक में जाके अपना रोना पिटना कर रहा है। लगता ये है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि बजाय सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस की जाके पाकिस्तान के खिलाफ कोई करारदाद पास कराए, इसलिए वो वोट्स इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि तमाम मेंबर्स का एक वोट होता है तो छोटे ममालिक को। मगर लग ये रहा है कि कोई मुल्क उनसे कन्विंस हो नहीं पा रहा। उसकी वजह यह कि सिवाय लफाजी के वो कुछ दे नहीं पा रहे। जबकि पाकिस्तानी जब जा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, देखिए सबसे बड़ा जो ब्लंडर है इंडिया का वो है इंडस ट्रीटी की अबेंस, यानी इंडस ट्रीटी को रोकना है, पानी को रोकना। दुनिया का कोई मुल्क इसके ऊपर हिंदुस्तान का साथ दे ही नहीं सकता, ना देगा कि कोई किसी मुल्क का पानी रोक दे। दूसरी बात यह कि दहशतगर्दी के कोई सबूत आज तक नहीं दिए, और सबूत दिए बगैर चढ़ाई कर दी, ये सारी बातें हो गई। सो इंडिया आ गया है संगीन मुश्किलात में, डिप्लोमेटिकली भी, और मोदी साहब अब बन गए हैं हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी। थोड़े दिनों के बाद ये सारे हिंदुस्तानी ये सवाल पूछेंगे मोदी साहब से, और पूछना शुरू हो गए हैं कि पहले आपने हमें आपस में लड़वाया, पहले हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाए, मुसलमानों पे हमारे से चढ़ाई करवा दी, उसके बाद दुनिया में जाके हमें ज़लील व ख्वार कर दिया। अब हाल ये है कि दुनिया में कोई मुल्क साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की अगर लेंस से देखें, हिंदुस्तानी आवाम की लेंस से देखें, तो अपेरेंटली लगता है कि तमाम मुल्क या तो खुल के, जिस तरह रूस है, जिस तरह चाइना है, जिस तरह टर्की है, आज़रबाईजान है, ये तो खुल के खड़े हो गए। बाकी लोग ममालिक जो हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, इवन छोटे ममालिक भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो, वो भी एक तरीके से पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो गए हैं। और कुछ मुल्क तो बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए हैं कि वो इंडिया को लग रहा है कि थोड़ा दुम पे पाँव रखा तो वो भी पाकिस्तान के साइड पे हो जाएंगे। इंडिया को डाल दिया मुश्किल में। इंडिया की मुश्किलात का क्या होगा? हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, जंगी तैयारियां उरूज पर हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर का पॉज मोदी जी साहब ने लगाया है, ये पॉज तो उन्होंने लगाया, ये पॉज उठाएगा कौन? क्या इंडिया उठाएगा या पाकिस्तान उठाएगा? अभी ये कंफर्म नहीं है। पॉज का बटन तो दोनों के पास है। तो क्या ये जंग फुल फ्लेजेड होगी? मेरा ख्याल है कि जंग ज़रूर होगी, और एक बहुत संगीन हॉट वॉर होगी, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों को लगेगा कि ये उनकी तैयारी मुकम्मल है। मगर इंडिया के हालात देखते हुए लग नहीं रहा कि आइंदा 4 से 5 साल तक, कम से कम 3 से 5 साल तक इंडिया किसी ऐसी पोजीशन में है कि पाकिस्तान के साथ एक हॉट वॉर कर सके। मगर अब जो खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तैयारी की, तो लगता है 12 महीने के अंदर या 14 महीने के अंदर पाकिस्तान इस पोजीशन पे होगा कि इंडिया के अंदर कम से कम अपनी एयर सुपीरियरिटी कायम कर दे। एक बात मैं आपको जाते जाते बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहना कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया इंडिया ने, वो ठीक है, पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल थे, उनको एक्सप्लॉइट किया। इंडिया पाकिस्तान से कभी वेस्टर्न फ्रंट पे वॉर नहीं जीत सका, कभी भी नहीं जीत सका। अपनी अददी सुपीरियरिटी के बावजूद, अपने एडवांस आर्मामेंट्स और अपने हथियारों की एक ज़्यादा तादाद के बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान को कभी वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं हराया। देखते हैं कि ये जंग या ये स्टैंड ऑफ है, ये कहाँ तक जाता है। इस वक्त हालात इंडिया के फेवर में नहीं है। इंडिया के 1.5 अरब लोग इस वक्त बिल्कुल वो पॉज पे, सिंदूर नहीं है, वो लोग पॉज पे, उनकी समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। हम जो ये बातें सारी कर रहे हैं,
पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता, आई एम श्योर कि इंडिया की अवाम भी जंग नहीं चाहती, मगर इंडिया के जो लीडर हैं ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी, उनको ये जंग छेड़ने का बड़ा शौक़ है। और मुझे लगता है कि उनको कोई ख़ुद तो अकल आएगी नहीं, किसी को उनको अकल देनी चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को बड़ी ऑब्जेक्टिवली ये सारी कमेंट्री सुननी चाहिए। मैं सुनता हूँ स्वाने जी का, परवीन स्वाने साहब की वीडियोस और दूसरी थापड़ साहब की भी, वो बड़ी बैलेंस बातें करते हैं, वो बहुत समझ के चल रहे हैं। मगर अपेरेंटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग तो बिल्कुल जानते हैं, वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हैं। आप प्लीज़ समझिए, ये जंग किसी के लिए बेहतर नहीं है और इट इज़ सेंसिबल टू अंडरस्टैंड योर शॉर्टकमिंग्स, इट इज़ सेंसिबल टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड इट इज़ स्टूपिड टू थिंक कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्टैंप लगाना कि ये जो भिखारी मुल्क है, कटोरा लेके घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगली वीडियो में मैं हो सकता है आपके साथ एक कंपैरिजन भी प्रेजेंट करूं कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन जो आपको लगता नहीं हो सकता, मगर वाकई आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो हो सकता है कि इतने बुरे हालात नहीं जितने आपको समझाए जा रहे हैं। तो देखते रहिए और अगला वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।